अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। चूँकि 2023 गुजर चुका और चंद ही दिन हुए हम दाखिल हुए 2024 में। 2024 किस तरह से देखा जाएगा और क्या 2024 से वो तमाम उम्मीदें लगाई जा सकती हैं जो 2023 में पूरी ना हो पाई। ख़ास तौर पे पाकिस्तान को सबसे बड़े अगर चैलेंजेस का सामना रहा तो वो मौशी सेक्टर में रहा। पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज़ का शिकार रही, ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी कहूँ तो डिक्रीज़ का शिकार रही। और उसके बाद जो बड़े बड़े सेक्टर गिरावट का शिकार रहे और बड़े बड़े सेक्टर्स जिन्होंने अचानक ऐसा बूम या ऐसा बूस्ट दिया कि सब हैरान हो गए। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो एक टाइम था, को आज से 1-2 साल पहले ले लें आप, तो एक टाइम था जब 27,000 पॉइंट्स के इर्द गिर्द स्टॉक मार्केट अपना बिजनेस कर रही थी और ख़दशा ये था कि 21-22 हज़ार और फिर गिरते गिरते 18-19 पे जाते ये कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश ना कर जाए। आज ये टाइम है कि स्टॉक मार्केट 60,000 से ऊपर 65,000 के पॉइंट्स पर कारोबार कर रही है। कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, ब्लू चिप्स की सूरत हाल और इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों पर आज करेंगे बात। उसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और 2023 इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा, कारोबार के लिए कैसा रहा, आज इस प्रोग्राम में पूरे 2023 का जायज़ा लेंगे और उसके बाद 2024 में आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या इकदाम हैं जो फौरी तौर पर उठाने की ज़रूरत है। बिजली हो, गैस हो, महंगाई हो, इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है हमारी वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी तो ही हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। हमारा इंपोर्ट बिल जब भी हम देखते हैं तो ये इस कदर बढ़ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो या इंपोर्ट बिल, ये हम पर या हमारी मईशत पर एक बोझ बनते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए? अगर हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब तक चली जाती है, 30 अरब तक चली जाती है या 30, हम जिस जिस हद तक इस पर बात कर सकें 22, अभी तो बहुत कम हमारी एक्सपोर्ट का रेशो है। हम इस पे अगर 30 अरब तक ले जाते हैं इसको, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब पर जाकर पाकिस्तान के लिए वो तमाम मुश्किलात का हल बना सकती है जिन मुश्किलात में इस वक्त पाकिस्तान गिरा है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब माहिर मौशियात भी हैं, सनतकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। एहसन मेहनती साहब, बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। मिर्ज़ा साहब, इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम शुरू करें पहले बात, सर कैसा रहा 2023 इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए और तमाम वो सेक्टर जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए? देखिए 2023 का साल माशी तौर पे एक संगीन साल रहा है। जब गैस की कीमत बढ़ाई गई उसके साथ-साथ जो रियायती निर्यात एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को वो भी खत्म कर दिए गए। तो इस वक्त सबसे बड़ा पिछले साल जो गुजरा है उसमें बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा है। अच्छा सर, जब हम बिजली और गैस की बात करते हैं तो बिजली और गैस के बढ़ने से मिर्ज़ा मार्कअप साहब रेट कहाँ तक मुसलसल ट्रिगर बढ़ा डाउन के इफेक्ट आता है? मार्कअप रेट मुसलसल बढ़ा के 22% स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट हो गया, जिससे बैंक के लेंडिंग रेट जो हैं वो 24 और 25% हो गए। इसके ऊपर भी सनत को बहुत माली लागत बढ़ गई है और हमने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट यानी निजी शोबे जो कर्जे बैंकों से लोन लेते थे उसमें बेइंतहा कमी आई है। ये 800-900 अरब होते थे, ये 200-250 अरब रह गए हैं। तो वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ है, नई सनतें लोगों ने नहीं लगाई हैं क्योंकि 25% लेंडिंग रेट पे बैंकों की शरह सूद पे कोई भी चीज वायबल नहीं थी। जीडीपी की शरह 2023 में नेगेटिव थी, फिर वो बढ़ के 0.5% हुई, लेकिन 2024 में आईएमएफ, ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 2.5 से 3% पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो मुतवक्के है। अफरात-ए-ज़र हमारा जो है वो मुसलसल डबल डिजिट ऊपर की तरफ रहा 29%, और अफरात-ए-ज़र के बढ़ने की वजह से महंगाई ने एक तूफान खड़ा कर दिया। सनतें की पैदावारी लागत बढ़ने से पैदावारियत कम हुई, बेरोजगारी बढ़ी और अफरात-ए-ज़र की वजह से महंगाई बढ़ी, उससे एक आम आदमी मुतासिर हुआ। अब आइए हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमारी एक्सपोर्ट किसी भी इतनी सब मेहनतों के बावजूद 30 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही, और उसमें हमारे वही ट्रेडिशनल आइटम है, आईटी के सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते थे,
वो अभी भी 2 बिलियन 2.5 बिलियन से आगे नहीं है, इंडिया की 250 बिलियन है। लिहाजा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलती काउंसिल है, उसने 4 सेक्टर आइडेंटिफाई करके दिए हैं, जिनको तरजीही सेक्टर कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर। उसमें उन्होंने आईटी को, ज़राअत को, मिनरल्स एंड माइंस को और डिफेंस प्रोडक्शन को शामिल किया है। और ये वो सेक्टर हैं कि वो समझते हैं कि बहुत जल्दी इसमें सरमायाकारी आ जाएगी। एक गुड न्यूज़ आपको मैं सुनाता चलूं, गल्फ ममालिक के साथ एफटीए साइन होने जा रहे हैं, लेकिन एफटीए से पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसको बिट कहते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, खुसूसी सरमायाकारी का मुआहदा। वो हमारे 14 साल से पेंडिंग था। वो सऊदी अरब से पिछले दिनों साइन हो गया है और आज वजीर तिजारत गौर एजाज साहब गए हैं यूएई से अबू धाबी में वो एग्रीमेंट साइन करने सरमायाकारी का। जिस दिन ये सरमायाकारी के एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, हम गल्फ ममालिक के साथ एफटीए साइन कर सकते हैं और एफटीए साइन करने के बाद सरमायाकारी एकदम इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगी, क्योंकि आपने ज़राअत के शोबे में एमओयू साइन करे हुए हैं, आपने ऑयल रिफाइनरी के शोबे में एमओयू साइन किए हुए हैं, गाजी बरोता में कोई शेयर लेने को तैयार है, सऊदी अरब रिकोडेक में शेयर लेने को तैयार है, और आरामको जो है सऊदी सेकंड दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनी है, वो पाकिस्तान में ग्वादर में। तो ये सब चीजें रुकी हुई हैं क्योंकि हमारी सरमायाकारी के जो मुआहदे थे, जो प्री रिक्विजिट हैं, जो एफटीए से पहले साइन हो जाने चाहिए थे, वो अब जाके साइन हो रहे हैं। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो 66,000 की हद तक चला गया था, फिर वो गिर के 59,000 पर आ गया, फिर दोबारा अब वो बाउंस बैक हुआ, 64,000 से ऊपर गया है। तो इसमें 2-3 वजूहात हैं और अमूमन लोग पूछते हैं। पहली वजह तो यह है कि प्रॉफिट टेकिंग होती है जब स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है और फिर लोग कुछ फायदा मुनाफा हासिल करने के लिए अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में जब वो बिकते हैं तो एक प्रेशर आता है, मार्केट पे दबाव आता है। तो ये 66,000 की हद अनप्रेसिडेंटेड तारीखी हद, इस पे लोगों ने शेयर बेचे और निकले मुनाफा लेके, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उन्हें सस्ती कीमत पे शेयर दस्तयाब हैं, लिहाजा उन्होंने दोबारा मार्केट में आए सरमायाकारी की पोर्टफोलियो मैनेजर से। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है मिर्जा साहब, मैं ज़रा इसमें थोड़ी डिटेल 2-3 चीज़ें आज आपके और एहसन मेहंदी साहब के साथ डिस्कस। आपने जैसा फरमाया भी कि लोगों ने शेयर बेचे, सस्ते दामों मिले, वो वापस लिए। एहसन मेहंदी साहब, हम ये देख रहे थे कि बड़े लंबे अरसा जब स्टॉक मार्केट पर एक प्रेशर बना और वो 27-28 हज़ार की हद पे आके खड़ी हो गई, तो लोगों ने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचना शुरू किए। अच्छा, वो शेयर्स जिनकी कीमत बहुत बेहतर थी, ब्लू चिप्स भी गिरते गए और दीगर शेयर भी गिरते गए, लेकिन वो 27-28 हज़ार से उठकर 65,000 पे वापस या उससे ऊपर जाना, 53 हमारा पहले सबसे हाईएस्ट था इसका फिगर, अब 65 पर 66 पे जाना, ये काफ़ी अमेजिंग बात नहीं है? देखिए, आई थिंक कि जो हम इन मार्केट्स को यूजुअली रीजनल मार्केट से कंपेयर करते हैं, और आई थिंक कि अगर हमारी नेबरिंग मार्केट्स अगर हम देखें या इमर्जिंग मार्केट्स को देखें, जिसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल सारी एशियन कंट्रीज आते हैं, वहाँ पर जो एवरेज मल्टीपल इस वक्त चल रहा है वो 12 से 13 का चल रहा है, और हमारा जो मल्टीपल है वो 3 से 4 का चल रहा था जब ये 25,000 का इंडेक्स था, या फॉर एग्जांपल 35,000 का इंडेक्स था। तो पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारा इंडेक्स जो है इवेंचुअली 4 और 5 के लगभग जो है उस इंडेक्स पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 का मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करें हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, तो एटलीस्ट यहाँ से इंडेक्स तकरीबन 2.5 गुना जो है वो ज्यादा होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि उन ममालिक के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी नहीं पाई जाती जो पाकिस्तान में पाई जाती है। पॉलिटिकल नॉइज पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर आप देखें सिक्योरिटी अनरेस्ट जो है रिलेटिवली ज्यादा है। तो आई थिंक ये रीजन है कि जिसकी वजह से, या इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी हम देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बर वक्त जो है वो कम हो जाते हैं, और इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि तकरीबन $6 बिलियन तक जो है शॉर्टफॉल इस साल भी रहेगा अगर एफडीआईज नहीं आती। तो आई थिंक कि उसके लिए हम नए प्रोग्राम में आईएमएफ के जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा मल्टीपल 1/3 ऑफ नेबरिंग मार्केट्स या जो कॉम्पिटिंग मार्केट्स हमारी होती हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है,
चाइना मार्केट्स हैं, सारी मार्केट जो है वो यहाँ से 2.5%, 2.5 टाइम जो है ना वो ज्यादा इन लेवल्स पर है। तो यानी कि 60,000 का अगर लेवल अगर हम मार्केट का लें तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 का मतलब है कि ये मार्केट जो है वो तकरीबन 1,30,000 40,000 के करीब जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, जो इस वक्त तकरीबन जो है 65,000 के लगभग जो है वो अच्छा, ट्रेड हो यही रही बात आपसे एहसन साहब अगर इसी में थोड़ा सा एडअप कर दें, कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम ये उस लेवल के यानी रियलिस्टिक अगर देखें तो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पर इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है 66,000 65,000, इसकी बड़ी रीजन क्या है? देखिए, आई थिंक कैपिटलाइजेशन तो इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो हमारी 1/3 जो है वैल्यू हो गई है पिछले 3-4 साल के अंदर जो रुपये का हाल हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो आई थिंक कि वो डॉलर टर्म्स में तो नहीं है, बट रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो 9 ट्रिलियन पर हम पहुंच चुके हैं और आई थिंक कि ये आगे जो है जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं 30 से 40% मार्केट इस साल और बढ़ेगी, तो उसमें जो है इवेंचुअली हम रुपी टर्म्स के अंदर तो वहां पर पहुंच जाएंगे। बट डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम $30 बिलियन पर हैं, जो कि मेरे ख्याल से हमारा जीडीपी का जो है कोई 7 या 8% है। नॉर्मली जो मार्केट्स होती हैं, जो ट्रेड नेबरिंग मार्केट्स हैं हमारी, वो 100% ऑफ जीडीपी पर चल रही हैं। तो आई थिंक कि वहां पर देखा जाए तो 10 टाइम्स हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए अगर हम कंपेयर करें हमारी जो रीजनल मार्केट्स हैं उनके साथ। तो ये मार्केट्स यूजुअली रीजनली इसलिए कंपेयर होती हैं कि बहुत सारी ऐसी प्राइसेस हैं जो कि हम ग्लोबली कंपेयर कर रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर जो शुगर की प्राइस है उसको हम ओवरसीज, या पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस है उसको ओवरसीज प्राइस से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमारी मार्केट को भी हमें कंपेयर करना पड़ता है रीजनल मार्केट से कि वहां पर ट्रेडिंग किस तरह से होती है। तो उस हिसाब से जो इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है तो उसमें कम से कम जो है 2.5 टाइम्स की गुंजाइश है कि वो यहाँ से ट्रेड करे। और फिर जाहिर है आप ये कहेंगे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो आइडियली ये पैसे जो है फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से आते हैं जो कि समझते हैं कि मार्केट रुपी टर्म के अंदर चीप है और उनके पास ऑप्शंस होते हैं। और जाहिर है MSCI इंडेक्स में पाकिस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर के रेडार पर है, उसकी बुक्स में है, बट वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटीज सी हैं, डिविडेंड्स रेमिटेंस नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इन्वेस्टमेंट के, यानी कि लीगल सिस्टम नहीं अच्छा प्रिवेल कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन होती है तो वहाँ पे कोर्ट्स में चली जाती हैं चीजें। तो बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिनको हमें क्लेरिफाई करना है। आई थिंक ये ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे अच्छा जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो SIFC इनिशिएटिव्स हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन है। आई थिंक कि अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होती है तो हमारी जो प्रोजेक्शन है $100 बिलियन के जो कि UAE से, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर से कमिटमेंट्स आने लगे, आई थिंक कि वो एक सिल्वर लाइनिंग है कि जहां पर हम देख सकें कि हमारा लीगल सिस्टम को भी जो है वो जो है वो उसको क्रॉस करेगा और जो हमारे प्रॉब्लम है डिविडेंड रेमिटेंस के उसको भी वो रिजॉल्व करेगा। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जो स्पेशल हम जो भी फैसिलिटेशन या हम इस कहें कि स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट के हवाले से किस तरह काम कर सकती है, तो हमारे जो बड़े शानदार सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल है उसके लिए क्या स्पेशल फैसिलिटेशन वाला मामला को बेहतर कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि टेक्सटाइल ऑनर्स भी बहुत परेशानी का शिकार हैं और वो अक्सर व बेशतर बिजली की कीमतों, गैस के ना होने और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना होना, इस पर बहुत ज़्यादा बात करते देखें। नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है क्योंकि कॉटन की फसल हमारे मुल्क में माशाल्लाह अपनी अच्छी होती है और इस बार कॉटन की फसल अब तक 8-8.5 मिलियन बेल्स हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता साल बमुश्किल 5 मिलियन बेल थी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट तो 12 मिलियन बेल्स का है। तो हमें रॉ मटेरियल खाम माल हमारा अपना अगर उसकी पैदावार होती है तो आपकी सनत को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। और बाबा कौम ने भी पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था वो ज़राई सनती पाकिस्तान था, यानी आप ज़राअत के शोबे को फरोग दे के सनत में उसको इस्तेमाल करें और वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। जो हम बीच में हमने नज़रअंदाज कर दिया था, हमने पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। इस बार अब दोबारा ज़राअत के ऊपर फोकस है क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का ये पहला तरजीही सेक्टर है जिसमें उन्होंने सेक्टर को रिकमेंड किया है मुल्क की मायशत की बहाली और सरमायाकारी लाने के लिए। लेकिन और गुड न्यूज़ ये है कि चावल की फसल और गंदम की भी बम्पर क्रॉप होने जा रही है, तो ज़राअत का ओवरऑल एक बेहतर कारकर्दगी इस साल हमें नजर आ रही है ज़राअत के शोबे में। लेकिन जो आपने सवाल ये पूछा कि टेक्सटाइल सेक्टर को हम किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया का
वो सेक्टर है मोस्ट कॉम्पिटिटिव है। उसमें 2-2 सेंट, 3-3 सेंट, 5-5 सेंट्स के ऊपर ऑर्डर मिल जाते हैं या छूट जाते हैं। आपने हमें महंगा इतना कर दिया है, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आपने गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपने मार्कअप की कीमत 25% कर दी, आपने डॉलर नहीं था तो रॉ मटेरियल सप्लाई में सप्लाई चेन बिल्कुल मुतासिर हो गई। डाइस, केमिकल, पॉलिस्टर यार्न, फाइबर, इनको इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया हमारे लिए और हमें डॉलर अरेंज करके देने पड़ते थे बैंक को। तो इन सब चीजों में उलझ के टेक्सटाइल सेक्टर ने एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे। वो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी तो नहीं, हम कोशिश कर रहे थे कि स्टैग्नेंट भी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो पिछले साल के आसपास, इस साल भी सेक्टर है। लेकिन ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का तरजीही सेक्टर नहीं है। वो उन्होंने जो सेक्टर दिए हैं, उन्होंने आईटी है, ज़राअत है, माइंस एंड मिनरल है और डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे हैं। उनका ये कहना है कि टेक्सटाइल जो है वो दुनिया का अब एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट का आइटम है और आपने नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट पे जाना है। यानी आपको वही 10 जो मार्केटें पे हम घूमते हैं जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उन मार्केटों से निकल के हमने नई मार्केट अफ्रीका की, सेंट्रल एशिया की और लैटिन अमेरिका की मार्केटों में जाना है और प्रोडक्ट भी हमने बेस को डाइवर्सिफाई करना है टेक्सटाइल से आगे बढ़ के। तो ये एक नई सोच है और बात उनकी अपनी मंतक है कि टेक्सटाइल में जो इतना कंपटीशन है, आपने देखा दुनिया के जितने बड़े बड़े मिल थे, जो जापान था वो टेक्सटाइल का बादशाह था, वो बोस्की वहां से आती थी, बिल्कुल ठीक, सिल्क से आती थी, कोरिया चला गया, फिर चाइना आ गया, फिर इन्होंने टेक्सटाइल में महारत हासिल करके एक्सपोर्ट बढ़ाई, लेकिन फिर दूसरे नॉन ट्रेडिशनल आइटम अपने फरोग दे के हाई टेक प्रोडक्ट पे चले गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे चले गए और टेक्सटाइल से आस्ते आस्ते वो फेज आउट हुए क्योंकि उसमें पोटेंशियल उनको नजर नहीं आया, कंपीट करने की सलाहियत, कॉम्पिटिटिवनेस उसमें नहीं मेंटेन कर सके थे वो। तो आपको भी यही सोचना है कि सूनर या लेटर टेक्सटाइल को ग्रेजुएट करना होगा, लेकिन वो आइटम जिसमें पोटेंशियल है, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो दुनिया ने भी ऐसे ही किया था, जापान ने, चीन ने, कोरिया ने, कि वो टेक्सटाइल में बादशाह थे और आस्ते आस्ते उन्होंने टेक्सटाइल से ग्रेजुएट करके हाई टेक प्रोडक्ट, लाइट इंजीनियरिंग, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, सेम इसके ऊपर वो गए। बिल्कुल आपने आपको उन्होंने मुंतकिल किया। अच्छा एहसन मेहनती साहब, जाते जाते आपसे एक चीज़ पूछनी है मुझे, शॉर्टली अगर आप हमें बता पाएं कि 2023 में कौन से सेक्टर्स बेहतर रहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो बैंकों ने मोपिंग प्रॉफिट्स हासिल करे हैं। इस बार बैंकों ने यील्ड जो यानी ट्रेजरी बिल जो बेचे थे हुकूमत को, वो 22% के ऊपर 23% के ऊपर मार्कअप लिया है, तो उनके मोपिंग प्रॉफिट्स हैं। हालांकि एफबीआर ने मार्कअप बढ़ा दिया है, वो इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया है और अब वो बढ़ के तकरीबन 49.5% हो गए हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट से। लेकिन ये बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट देने के बजाय अपने फंड्स हुकूमत के पास सिक्योर्ड तरीके से पार्क करें, लेकिन ये सनत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे सर एक ब्रेक लेना है। मिर्जा साहब आप भी साथ ही रहिएगा, एहसन साहब भी साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आता हूं तो यही बात एहसन साहब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने कि जो पार्क कर दिए गए पैसे हुकूमत के पास वो इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, और क्यों अच्छे नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा रीजन है, वो हम आते हैं ब्रेक से उस पर भी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद है, मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन मेहनती साहब, सर आपसे यही बात जो मैंने पूछी थी, तो मिर्जा साहब ने तो बड़ा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बड़ा डिटेल हमें बात भी बताई और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उठाया, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप भी इस पर हमें बताएं कि 2023 में स्टॉक मार्केट के वो कौन से सेक्टर्स थे जो बेहतर रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल 2023 की कैसी रही?
देखिए आउट परफॉर्म जो सेक्टर्स ने किया है उसमें सरफेरेस जो है वो ऑयल सेक्टर है, और उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि जो कुछ इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट क्राइसिस को खत्म करने के, और ये सर्कुलर डेट क्राइसिस हम देख रहे थे कि वो प्राइमरीली ऑयल सेक्टर के अंदर कंपनीज में या पावर कंपनीज में जो है वो गर्दिशी कर्जा था, और आई थिंक उसको रेजोल्यूशन के लिए जो है कुछ एडजस्टमेंट वीजात जो है गवर्नमेंट को दी गई, जिसके बाद जो है एक्सपेक्टेड ये है कि कुछ कैश बेस्ड जो है एडजस्टमेंट होंगी और ये मामला सॉल्व होगा। तो आई थिंक प्राइमरीली ऑयल सेक्टर ने लीड किया। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह इख्तियार बेग साहब ने कहा कि काफी ज्यादा स्प्रेड जो है बढ़ गए, और जाहिर है हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के जो 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 डिपॉजिट्स हैं उसमें इजाफा हुआ, जब ये डिस्काउंट रेट 22% तक हो गया। तो सेकंड जो सेक्टर जिसने आउट परफॉर्म किया वो बैंकिंग सेक्टर था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि पावर सेक्टर ने उसको प्रोसेस किया, ऑयल सेक्टर ने आउट परफॉर्म करने के बाद फर्टिलाइजर, सीमेंट, इसने जो है इनका डेटा भी जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया। इनकी जो सेल्स हैं ऑफ टेक्स हैं या सीमेंट की डिस्पैचेस हैं, उसके अंदर अब रिसेंटली भी हमने देखा है कि 5 से 7% का इजाफा हुआ है इस माह के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइमरी रीजन है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर नवंबर माह के $70 मिलियन नेट जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई है, जिसने मार्केट को जो है वो ट्रिगर किया। साथ में हमने देखा कि लोकल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यानी कि स्टेट फंड्स की जो एक्टिविटी है वो केयरटेकर के अंदर जो है वो हमने देखा कि उनकी सपोर्ट जो है वो आ गई, और फिर जाहिर एक सर्टेन लेवल पर वो रुक भी गई, बट जाहिर है उसको प्रोसेस किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने। हमारे जो पाक यूएस जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर इजाफा हुआ और वो बेहतरी की तरफ गए। हमने देखा मिलिट्री टाइज के बाद जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से जो है यानी कि फॉरेन साइड पर जो है वो बढ़ी। एक्सपोर्ट नंबर्स अगर हम देखें तो 22% एक्सपोर्ट जो है $2.8 बिलियन जो है वो हो गई ये माह दिसंबर के अंदर। तो आई थिंक ये बहुत सारी ऐसी तरजीहात हैं जिनकी तरफ हमने फोकस दिया, स्पेशली हमारी जो मिलिट्री टाइज है अक्रॉस द वर्ल्ड वो बेहतर भी, यूएस के साथ भी, और ये यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमारा एक अच्छा रोल रहा। तो आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट भी, और आइडियली हमने एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो है हमारे बढ़ाए। तो हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट जब बढ़ती हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर की भी आउट परफॉर्मेंस को हम नहीं इग्नोर कर सकते, वहां पर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है उस सेक्टर ने भी जो है कंट्रीब्यूट किया मार्केट के वॉल्यूम्स को और मार्केट की जो है ट्रेडेड वैल्यू को। अच्छा, एहसन मेहंती साहब, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं उसका रोल कैसे देखा आपने 2023 में? देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो जो है उनका प्रोस्पेक्टिव ये था कि जो मार्केट है उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टर को नुकसानात नहीं हो। तो आई थिंक कि उनका भी इस हद तक रोल रहा है कि उन्होंने जो है वो वेबसाइट्स पर और पाकिस्तान इन्वेस्टर को जो है वो तरजीहात दी हैं कि उनको प्रोटेक्टिव वे के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस हद तक जो है वो हमने देखा कि जो रोल है रेगुलेटरी अथॉरिटीज का वो मुस्बत रहा और इन्वेस्टर को लॉसेज नहीं हुए। जो हम देखते थे 2005 में मार्केट क्राइसिस होते थे, 2008 में क्राइसिस हुआ था मार्केट का, वो क्राइसिस एटलीस्ट 2023 में हमने होते भी नहीं देखे। बशमूल इसके कि 67,000 इंडेक्स भी थी, उसके बाद 61,000 या हमने दोबारा देखा कि वो कुछ 7-8 हजार पॉइंट की जो है वो मंदी आई, लेकिन इन्वेस्टर की जो है वो कंसर्न्स नहीं आए, और जाहिर है वहां पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है उसको फोकस किया गया, रेगुलेटर ने अपना रोल प्ले किया, और फिर दोबारा मार्केट हम देख रहे हैं कि 65,000 को जो है वो अप्रोच कर रही है, और रेगुलेटर जो है वो बतदरीज जो है इन्वेस्टर को कॉशन कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है फॉर एग्जांपल हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या हाई लॉन्ग टर्म जिनमें पोटेंशियल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो उस हद तक जो है रेगुलेटर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव देखा जा रहा है। अच्छा, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल एवरी सेक्टर, जिस भी सेक्टर की हम बात करें उस जानिब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा रहा और क्या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है? और इसके साथ साथ ज़रा अगर आप FBR सिस्टम्स में बेहतरी जिसका हम जिक्र करते हैं रिफॉर्म्स, उसके हवाले से भी कुछ अगर जिक्र कर दें तो। देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ओवर रेगुलेटेड हो तो इसके मुस्बत नताइज नहीं मिलते। अगर वो रेगुलेटेड इफेक्टिव ना हो तो भी मुस्बत नताइज नहीं मिलते। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि FBR है, FBR में टैक्स रिफॉर्म लॉन्ग ओवरड्यू थी। अब वो रिफॉर्म चला रहे हैं लेकिन वो अपना कंट्रोल बढ़ाने के रिफॉर्म चला रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट एक्सेस टू अकाउंट सीज कर देना और इस तरह की। हमें 2-3 रिफॉर्म्स मस्ट हैं 2024 में। पहली टॉप पे जो है वो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं। ये जो सर्कुलर डेट बन रहे हैं तकरीबन 4,000 बन चुके हैं, उसमें 2,500 जो हैं वो पावर सेक्टर के हैं और 1,500 जो हैं वो गैस सेक्टर के हैं। ये बम है जो
आईएमएफ को भी परेशान किया हुआ, हमें भी तशवीश है। फिर पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें रेलवे है, स्टील मिल है, पीआईए है और डिस्कोज है वापडा के, इनको प्राइवेटाइज या रिस्ट्रक्चर करना है और ये हर साल 500 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं। इट इज गुड मनी फॉर बैड एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका आप जल्द से जल्द जो है प्राइवेटाइज करना है। इसमें पीआईए पे पेशरफ बड़ी अच्छी हुई है और सुना फवाद हसन फवाद साहब ने फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपॉइंट कर लिया। तो ये दो रिफॉर्म्स हैं जिसमें बिहार के रिफॉर्म्स और एक एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स मैं कहूँगा और एक पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमती इदारे जो लॉस में जा रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको रिस्ट्रक्चर करना ताकि ब्लीडिंग बंद हो। और ये ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो हमारे कौमी खजाने से पैसे टैक्स पेयर के 500 अरब रुपए सालाना इसमें झोंके जा रहे हैं। इसमें वो इदारे भी शामिल हैं जिसमें चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है, यानी स्टील में एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बड़ी तेजी से प्रोग्रेस है। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरब से तो साइन हो गया था इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, आज यूवी के लिए गए हैं गौर एजाज साहब जो आपके वजीर तिजारत है। ये चीजें 14 साल से उन लोगों ने नहीं साइन की थी, पेंडिंग उनके साथ चल रहा था। 19 साल के बाद आज ये हमने उनसे ये बिट यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है साइन करने जा रहे हैं। तो ये पहले भी की जा सकती थी, लेकिन ज़राअत के शोबे में मैं आने वाले वक्त में और लाइफ स्टॉक के शोबे में आने वाले वक्त में मैं एक बूम देख रहा हूँ और उस बूम से यकीनन अच्छा, एक चीज़ अगर हम इस पे बात कर लें मिर्ज़ा साहब और एहसन मेहंदी साहब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ हमने जब इस तरह की हमें मौका मिला, ये विंडो निकली, हमने कितना फ़ायदा उठाया इससे और ये कितना फ़ायदा उठा सकते थे जो हम शायद वो फ़ायदा उठा नहीं पाए। उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं, हमारे अपने डेट्स हो सकते हैं, हमारे बजटरी डेफिसिट्स हो सकते हैं, हमारे पास टैक्सेशन के मसाइल हो सकते हैं, हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है, बिजली गैस इसकी कीमतें हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उठाया उस चीज़ का। शायद 300 से भी ज़ायद मसनूआत पर मिल रही थी ये सहूलत। एहसन साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ जी, हाँ जी एहसन साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एफडीए जो है, ये जितने भी एफडीए किए जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, आई थिंक इनको इफेक्टिव होने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उस पर हम फोकस दें। अनफॉर्चुनेटली चाइना से हम तकरीबन $30 बिलियन की इम्पोर्ट करते हैं और आई थिंक कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मेनली उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो चाइना का है 70 to 80%। आई थिंक कि हमें अगर इस एफटीए जो है उसके अंदर अगर हम कुछ नुकात पर बात कर लें कि जहां पर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बैलेंस एक हो जाए, चाइना के साथ अगर हो जाता है तो हम $20 बिलियन जो है फॉर एग्जांपल वो सरप्लस में आ जाएंगे, यानी कि हम हमारे जो सारे डेट्स हैं वो रीपेमेंट उसकी हो सकती है अगर हम चाइना के साथ इफेक्टिवली इन एफटीएस को जो है उस बेसिस पर जो है वो इफेक्टिव करें। आई थिंक कि मिसयूज नहीं होना चाहिए इन एफटीएस का और आई थिंक कि इंपोर्ट उन्हीं कंट्रीज से होनी चाहिए जहां पर एक्सपोर्ट्स जो है उसके रास्ते हमें मिले। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर इन एफटीएस को अगर हमने मिसयूज किया, यानी कि इवन यूएई के साथ किया, तो वो हमारे लिए जो अफगान ट्रेड से बड़ा जो है जी मिर्जा साहब प्लीज कहिएगा। जी देखिए, चाइना के साथ जो हमने पहला फेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था वो डिजास्टर था। उन्होंने हमारे किसी आइटम को ड्यूटी फ्री अलाउ नहीं किया था, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। यही वजह थी कि जो एक्सपोर्ट का जो चाइना का जो तिजारत का सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस, वो चाइना के फेवर में बिल्कुल था। फिर जो सेकेंड फेज साइन किया है और हमने फेडरेशन की तरफ से उसमें 313 आइटम जो जिसमें टेक्सटाइल की आइटम भी थे वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू चाइना अलाउ करवाए हैं, उससे हमारी एक्सपोर्ट दुगनी हुई है चाइना की। लेकिन अब भी चाइना की जो एक्सपोर्ट है, जैसे एहसन साहब ने कहा, वो $20 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ एफटीए हमने साइन तो जरूर करे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ट्रेड तिजारती
जो सरप्लस है वो पाकिस्तान के फेवर में हो। सिर्फ श्रीलंका के साथ एफटीए जो हमने साइन किया वो हमें फायदा दे रहा है, और हमारी एक्सपोर्ट जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल है, डेनिम जा रही है, ड्यूटी फ्री वहां से अलाउ की गई है। लेकिन चाइना के साथ मुझे खुशी हुई है कि अभी वजीर तिजारत गए थे तो उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर चाहते हैं आपके साथ एक थर्ड फेज एग्रीमेंट हो एफटीए का, और उसमें हमें मजीद आप कुछ आइटम अलाउ करवाएं जिसमें फिशरीज हैं और दूसरी बहुत सारे आइटम उन्होंने लिस्ट दी है, टेक्सटाइल भी है उसमें, ताकि हम मजीद आपको एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, और चाइना ने उसके लिए रजामंदी का इजहार किया है। चलिए, ये तो एक अच्छी चीज है। अच्छा एहसन साहब, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा जरा उस पर थोड़ी सी डिटेल बात हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इनका जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो है वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट फोकस नहीं हुआ तो इवेंचुअली हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया कि $24 बिलियन जो है वो हम चाइना को जो है उससे मकरूज हो जाते हैं हर साल जो है। इसके लिए हमें आईएमएफ के एग्रीमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है ऐसे एग्रीमेंट होने चाहिए जाके हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उस पर फोकस, और ये ऐसा नहीं हो कि ये पाक अफगान ट्रेड जो हम देख रहे थे कि जो स्मगलिंग हो रही थी ये रूट हो जाकर जो है वो यूएई से एफटीए के साथ। तो आई थिंक इसको जो है वो देखने की जरूरत है कि हम जो है वो कंट्री वाइज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको जो है टू दी एक्सटेंट ऑफ एफटीए करे कि जो वो इंपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट के साथ जो है वो मैच करे, और अगर वो बैलेंस नहीं होती है तो उसको हम जो है फॉर एग्जांपल उसी एग्रीमेंट को स्टॉल करें उसी लेवल पर। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, सर्कुलर डेट ये आने वाले साल यानी ये जो रवां साल है इसमें भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो गर्दिशी कर्जे हैं 5,500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसमें 2,600 अरब रुपए आपके जो हैं बिजली के शोबे के हैं, और 2,900 अरब रुपए जो हैं वो गैस के शोबे के हैं। 5,500 अरब एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आईपीपीस के गलत मुआहदों की वजह से जो उनकी तजदीद हुई है, यानी जो रिन्यू किए गए हैं, कैपेसिटी सरचार्ज देना पड़ रहा है आपको, और 70% प्लस जो है इक्विटी के ऊपर रिटर्न दिया जा रहा है, और कुछ मुआहदों में डॉलर में मुनाफा दिया जा रहा है। ये सब चीजें रिव्यू की जरूरत है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और आईपीपी के वो मुआहदे जो एक्सपायर होने जा रहे हैं या हो गए हैं उनका रिन्यूअल नई टर्म्स पे किया जाए, खुदा पुरानी टर्म्स पे ना करें जिसमें आपको गारंटेड कैपेसिटी सरचार्ज पे करना पड़ता है, या गारंटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, या आजकल बिडिंग प्रोसेस में लोग रेट तय करते हैं। आपको अगर 600 मेगावाट बिजली की जरूरत है तो आप बतलाएं, कंसोर्शियम बनता है एपीपीस का, वो कोट करते हैं, कोई 5 सेंट बतलाता है, कोई 6 सेंट बतलाता है, कोई 7 सेंट बोलता है, जो सस्ता होता है उससे आप खरीद लेते हैं बिजली। इस तरीके से आपको चलना होगा आने वाले वक्त में, नहीं तो ये सर्कुलर डेट हमारा मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है जो हर रोज बढ़ता जा रहा है, और इसको हमने तरजीह बुनियादों के ऊपर सर्कुलर डेट को और प्राइवेट सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो नुकसानात हैं उनको हमने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हल करना है। बेग साहब, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़ी अहम मुलाकात भी आपकी करवाएंगे और बड़ी अहम गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के उस सेक्टर के हवाले से जिसे ज़राअत के बाद हमने अपनी रीढ़ की हड्डी समझा भी और उसने वो परफॉर्म करके भी दिया। ताकतवर सेक्टर, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरीन सेक्टर जिसकी मैं जिक्र करूंगा, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। चेयरमैन एप्टेमा होंगे हमारे साथ और बात करेंगे पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के उस सेक्टर के हवाले से जो कि ज़राअत के बाद पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, रोज़गार देने के लिए एक जन्नत समझा जाता है। लेकिन क्या हुआ इस सेक्टर को कि 2023 में हमें इसी सेक्टर से जुड़ी जो एसोसिएशन है उसके करता धरता परेशान दिखाई दिए और वो मुसलसल हुकूमत से मुतालबा करते रहे कि बिजली गैस की कीमतों को ज़रा कंट्रोल करें और बिजली और गैस की फरहमी को यकीनी बनाएं, टैरिफ्स पर गौर करें।
पाकिस्तान की तेज़ी से गिरती हुई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्शन गिरावट है उसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम करें। ऐसा क्या हुआ है कि एप्टेमा ये कहने पर मजबूर हुई? और 2023 पर भी बात करेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कैसा रहा, क्यों इसे ट्रेडिशनल सेक्टर कहकर थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, और ये क्यों नहीं सोचा गया कि टेक्सटाइल ही वो सेक्टर है जो हमें सबसे ज़्यादा कमा कर देता है, हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर डालता है। टैक्सेशन के मसाइल क्या हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने किस तरह से इनके साथ काम किया, और क्या शिकायत है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से एप्टेमा को, और एप्टेमा क्या समझती है कि किस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर फोकस करने और इंपोर्ट्स को कम करने, यानी अपना इंपोर्ट बिल कम करने में जो पॉलिसीज़ अपनाई जानी चाहिए वो अब तक क्यों नहीं अपनाई गई। चेयरमैन एप्टेमा जनाब आसिफ इनाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आसिफ साहब, पहले तो ज़रा आपसे बात करूं, अगर 2023 मेरा ख्याल है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तो शिकायत का साल रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तकरीबन 2 साल पहले जो है वो जो हमारे जो टेक्सटाइल के कंसेशनल टैरिफ थे वो सारे वापस हो गए, और उसके बाद तकरीबन 16 सेंट की बिजली जो हमारे कुछ कॉम्पिटिटर ममालिक से 3 गुना महंगी है। कई मोस्टली जो हमारे कॉम्पिटिंग कंट्री हैं उनका 6 से 7 सेंट और हाईएस्ट भी 7-8 से ऊपर नहीं है, और कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है। हमारे यहाँ सिर्फ जो यूनिट चंद गैस के ऊपर थे उनको थोड़ी सी फैसिलिटी थी कि उनको थोड़ा रीजनेबल टैरिफ मिल गया था, उसकी भी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उनको भी मिक्स करना पड़ रहा था, तो उनकी भी एवरेज ऊपर आ जाती थी। और कुछ लोगों को ब्लेंड जो मिल रहा था वो भी तकरीबन जो है वो 8-9 सेंट तक पड़ जाता था। अब उसके बाद गैस सप्लाई भी और कम हो गई। आपको पता है हमारे नेचुरल गैस के जो फील्ड्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, तो हर वक्त ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, शॉर्टेजेस। और हमें एज अ कॉम भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने स्केर्स रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री की तरफ यूज़ करने हैं, या अनफॉर्चुनेटली हमें इनको स्टोर्स में जला देना है। इसके लिए हमने फेडरेशन, एप्टेमा, तमाम लोगों ने अपना जो है वो एक साथ अब मुहिम चलानी शुरू की है कि हमें पूरी इंडस्ट्री को बचाना है, और गैस का टैरिफ जो है वो रियलिस्टिकली ला के, रियलिस्टिक गैस टैरिफ और रियलिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो कि यकीनन 9 सेंट से कम होना चाहिए, वो अगर आ जाए तो हमारी जो है इंडस्ट्री चलने लगेगी। अब इसके अंदर जब आप एनर्जी टैरिफ देखते हैं तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, तकरीबन आधा टैरिफ तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का है। अब ये चिकन एंड एग सिचुएशन हो गई है कि अगर आप 20 रुपए का जो है वो कैपेसिटी चार्ज लगा रहे हैं तो वो कभी नई कैपेसिटी लगेगी ही नहीं जो उसको कंज्यूम करे। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट ने, चाहे वो रीनेगोशिएशन हो, चाहे वो स्प्रेडिंग हो, कि ये बिजली का टैरिफ जब 25-26 आ जाएगा तो आप देखिएगा कि 8-10 हज़ार, और वो भी लॉन्ग टर्म टैरिफ। ये जैसे पिछली गवर्नमेंट जब लास्ट थी जिसमें खासी इंडस्ट्री भी लगी थी, उसके अंदर उन्होंने टैरिफ वो ईयर बाय ईयर देते जाएगा, मगर फिर क्या हुआ कि वो एकदम ख़त्म हो गया। तो जब हम जैसे बिजली खरीदते हैं तो हम 30 साल के मुआहदे कर लेते हैं कि जी 30 साल हम आपको 15 सेंट देंगे, 30 साल 18 सेंट देंगे, तो वो तो हम 30 साल का ख़रीद लेते हैं, मगर जब देने का वक्त है तो वो हम मतलब ईयर टू है। तो ये कम अज़ कम 5-7 साल का ऐसा टैरिफ अनाउंस हो कि जिसके बेसिस पे लोग इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने में 1-1.5 साल लगता है। और दूसरे जो अब इस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री है बशमूल टेक्सटाइल, उसकी हालत ये हो गई है कि वो अपना कैपिटल कंज्यूम कर रहे हैं। तो कैपिटल कंज्यूम करते करते अब वो इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं कि खुदा ना खाता बंद होंगे तो फिर वो उनके लिए चालू होना मुश्किल हो जाएगा, हैंड चेंज वगैरह। और ये हमारे पास तकरीबन 30% कैपेसिटी है जो इस वक्त स्पेयर है बिफोर क्लोजर। तो हमारा तो जो टारगेट था वो इस साल का $27 बिलियन का खाली टेक्सटाइल का था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा आसिफ साहब, इसमें अगर एक चीज़ ऐड कर दें, ये जो 37% टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजली की खपत में कमी आई है, इससे मैं क्या मुराद लूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया जैम हुआ है और मुश्किल हालात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? जी बिल्कुल, ये इसका इंडिकेशन है बहुत हद तक। इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि बिजली की कंजम्पशन कम हो गई। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जब आप 20 रुपये फिक्स चार्ज लेना चाहेंगे तो वो उल्टा कम हो गई, तो अब क्या उसको 22 करेंगे, तो 22 करेंगे तो वो जो बाकी हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ये फिक्स चार्ज और ये जो क्रॉस सब्सिडीज़ है ये हमें हटानी होगी, इंडस्ट्री को रियलिस्टिक टैरिफ पे देना होगा। और ये IPP मॉडल को भी रिकन्सिडर पूरा करना पड़ेगा कि जब से ये आए पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। जो GDP में शेयर आज से 1990 में था या 1985 में था,
वो आप देखेंगे इंडस्ट्री का गिरता जा रहा है, और इंडस्ट्री 12-13% सिर्फ जीडीपी में शेयर है, और तकरीबन 59% ऑफ टैक्सेस में उसका शेयर है। तो अगर आप देखें कि उसको 26% ऑफ जीडीपी हो जाए तो ये आपके 100% टैक्स के बराबर कलेक्शन आ सकती है। अच्छा आसिफ साहब, एक हमें चीज़ से broad- कि 2023 जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, उसके लिए तो बदतरीन रहा ही, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए भी रहा। 14% के करीब गिरावट हुई। ये बहुत बड़ी गिरावट है एक साल में इतने उस सेक्टर की जो पाकिस्तान में ज़राअत के बाद रीढ़ की हड्डी समझा जाता था एक्सपोर्ट्स के लिए। जी, इसमें मल्टीपल रीज़न है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको किया कि जी है, इसके अलावा कुछ हमारी अपनी डेफिशिएंसीज भी हैं जो अब हमने रियलाइज़ की हैं और गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, और उसमें जैसे हमने देखा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का बेस है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड और नैरो है, वो खाली 2 रीजन्स पे मबनी है। जबकि इस वक्त दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन जो 8-9% ग्रोथ कर रहा है वो अफ्रीका है, इसी तरीके से फार ईस्ट है, तो वहाँ हमारा शेयर तकरीबन नेग्लिजिबल है। तो ग्रोइंग रीजन से हम बाहर हैं और डिक्लाइनिंग रीजन्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो वन ऑफ द रीज़न जो हमारी जो प्राइसिंग पावर और वो सब भी कम हो रही है, वो डाइवर्सिटी नहीं है हमारी सेल्स मार्केटिंग में। इसको भी हम लोगों ने खुद अपने तौर पे भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड वील कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री कि ये आगे चल के जो है हमारी डाइवर्सिटी बढ़े, तो हमारी जो जिसे कह लें आप सेलिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी कि किसी हद तक जो है हम कंपेटिटिव एक्सटॉर्ट मतलब रेट जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिफ साहब, जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में कंपटीशन में प्राइसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ना हो, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की, दुनिया पाकिस्तान का कपड़ा पहनती है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वही कपड़ा एक्सपोर्ट क्वालिटी के नाम पर हम वापस भी मंगवा के पहनते हैं, तो इतना शानदार कपड़ा, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ना होना, तो ये कंपटीशन के लिए कितना टफ टाइम है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए? जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो पल्स फॉर्म में होती है कि 3-4 साल तरक्की होती है, फिर एक डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। अगर आप उसमें हर दफ़ा देखें कि वो हर दफ़ा फॉलोड होता है कि जब हमारा वो जो टैरिफ है वो 15-16 सेंट हो जाता है तो इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है, और फिर थोड़े अरसे बाद ख्याल आता है उसको टैरिफ को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चलना शुरू हो जाती है, फिर दोबारा फिर दोबारा ये होता है कि टैरिफ बढ़ गया। तो इसको वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस करने की ज़रूरत है कि लोगों को पता रहे। ये ऑन ऑफ करके क्या होता है कि आप जो लेडर है जो क्वालिटी की डाइवर्सिफिकेशन की उस तमाम पे आप चढ़ ही नहीं पाते। होता ये है कि आप मतलब स्नेक एंड लेडर का गेम होता है कि आप 4 मंजिल ऊपर चढ़े और फिर उसके बाद स्नेक ने डसा और नीचे आ गए। तो ये स्नेक एंड लेडर का गेम ख़त्म होगा और एक दफ़ा में कंसिस्टेंट एनर्जी पॉलिसी मिलेगी। ये सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, हर सेक्टर के लिए है। तो अब आप देखें रीलोकेशन, अब कहीं पे सस्ती बिजली का कोई जुगाड़ लग गया किसी का, तो वो पता चल रहा है कि जी फैक्ट्रियाँ रीलोकेट हो रही हैं। तो रीलोकेशन तो कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है कि आपने एक फैक्ट्री बंद करी इधर और दूसरी फैक्ट्री दूसरी जगह लोकेट कर दी कि वहाँ एनर्जी प्राइस थोड़ी सी कोई ऐसा तरीका निकल आया है कि जी हम लकड़ी जला के कुछ और करके जो है वो सस्ती बिजली बना लेंगे तो पूरी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम जो है वो कंसिस्टेंट एनर्जी पॉलिसी और पूरा होराइजन के साथ आएँ कि जी अब हमारा अब आप देखें कि जो हमारा जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो पीएसडीपी था, वो सारा जो है वो दूसरी चीज़ों पे खर्च हो गया, जबकि उसमें आज हमारे पास 20,000 मेगावाट फ्री इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। जब आप पीएसडीपी से बनाते तो वो फ्री थी, कर्जा तो उतना चढ़ ही चुका है जो पीएसडीपी खर्च करने में, मगर उसके सामने कोई प्रोडक्ट नहीं आई। जबकि आप खुद देख लें कि एक डैम की कॉस्ट कितनी आती है और वो ओवर द ईयर्स कोई भी डैम नहीं बना, और उसकी डुअल पर्पस भी है। उसका एक पर्पस था कि आपके पास वाटर रिजर्वायर, आपकी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ तो क्लाइमेट चेंज है और कुछ जो है वो हमारे रिजर्वायर की डिप्लीशन है, जो हमारे पानी के ज़ख़ीरे जो है वो आधे रह गए हैं कुछ जगह तो उसके इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो गए, जैसे वो प्री रिजर्वायर लेवल की तरफ थे कि जब आप टोटली डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर वेदर पैटर्न पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब, एक चीज़ और, टेक्सटाइल का शोबा भी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, कॉटन आपको लेना पड़ती है, कॉटन बेल्स की प्रोडक्शन अच्छी हुई है इस बार, लेकिन जो आप मसाइल जी, तो आप जिन मसाइल 100% ज़्यादा हुई है जी, उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिटिगेट इस तरह हुए हैं कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई के इशू थे वो तो खासी हद तक कम हो गए। मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तान की 2 करोड़ 20 लाख बेल की कंजप्शन की तरफ जा रहे थे।
1 करोड़ 60-80 तक हम पहुंच गए थे, और हमारा था कि ये जब नई इंस्टॉलेशन आएंगी हम 2 करोड़ 20 लाख कंज्यूम करेंगे। और इस साल टू भी अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं तो हार्डली 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 30 बिल कंज्यूम करेंगे, जिसमें से 80 लाख तकरीबन लोकल प्रोड्यूस होगी। ओहो, तो इसका मतलब ये तो हुआ इस कि वक्त जैसे ये है कि आसिफ साहब 2022 में जी। हम देखें अगर एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल सेक्टर की वो 7 अरब 38 करोड़, और फिर 2023 और इसके फर्स्ट जो छमाही है उस तक 2024 की 6 अरब 88 करोड़, तो मतलब 1 अरब की गिरावट है। तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन के लिए भी फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक तो खैर कॉटन प्राइस भी थोड़ी बहुत एडजस्ट हुई है दुनिया में, अब वो डिक्लाइन भी प्रोडक्ट प्राइस की डिक्लाइन में आएगा, कुछ तो उसका भी है। वॉल्यूम में भी मगर जो उसको कंपनसेट होना चाहिए था, जो 30% हमारा जो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था मिनिमम, जो अनफॉर्चुनेटली कम हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास 40% कैपेसिटी इंटैक्ट है जो बस रॉट होने वाली है। देखिए जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ये दे आर लाइक प्रेशियस फ्रूट, पेरिशेबल। तो अब वो पेरिशेबल जब है तो एक दफ़ा कोई इंडस्ट्री बंद हो गई और ज़्यादा अरसे बंद रही तो वो बिल्कुल फ्रूट की तरह पेरिश कर जाएगी और दोबारा उसका रिवाइवल बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा सर, सऊदी अरब के साथ FTA और BIT की तर्ज के मुआहदे कितना फ़ायदा हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जब आप कॉम्पिटिटिव हो तो आपको हर चीज़ का फ़ायदा होगा, आप एक्सपोर्ट सरप्लस बना सकते हैं, और इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और हमारे बड़े प्लांट भी बहुत सारे, आप देखें कि केमिकल्स वगैरह के कितने प्लांट है इस वक्त। इंडियन गुजरात जो है वो केमिकल का हब बन गया है। उसकी वजह यही है कि वहाँ 5-6 सेंट की उन्होंने बिजली दी है, और उसके बाद लोगों को वो सोलर और विंड लगाने देते हैं खुद। तो उसके बाद खैर वो तो यहाँ भी है मगर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, तो उससे उनकी कॉस्ट और कम हो जाती है। तो वहाँ आप देखें जो केमिकल इंडस्ट्री है और जो दूसरी इंडस्ट्री है जो इंतहाई इलेक्ट्रिक इंसेंटिव है, मतलब उनके अंदर यूटिलाइजेशन है, तो वो बेतहाशा लगे, डाइस केमिकल्स ये सब चीज़ें। तो वो क्या होता है कि आपका एक पूरा एनवायरनमेंट बनता है, इकोसिस्टम बनता है पूरा। तो उसके लिए कंसिस्टेंट प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो ज़रूरी होती है कि आपका फिर पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा कि आप डाइस भी बना रहे होंगे, केमिकल भी बना रहे होंगे, मगर अगर जिगजैग ही होता रहे, अप डाउन होता रहे, तो वो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, एक हमें मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जुमे की रोज़ होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।